हे गाइस, आई एम नितिन कुमार सिंह। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज है 14 मई। आज के द हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल प्लस न्यूज़ एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। पहला जो टॉपिक रहेगा वो होगा वोटर आईडी से रिलेटेड है। हाल ही में क्या हुआ, पहलगाम अटैक के बाद जो बांग्लादेशी है या फिर पाकिस्तानी है उनको उनके कंट्रीज़ में वापस भेजा जा रहा है। तो इन लोगों के पास से काफ़ी लोगों के पास वोटर आईडी मिला। ये वोटर आईडी किस बेसिस पे दिया जाता है? अगर किसी पर्सन ने फॉल्स क्लेम करके ये वोटर आईडी जनरेट किया तो गवर्नमेंट उनके खिलाफ क्या एक्शन ले सकती है, उससे रिलेटेड है। दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा, सऊदी अरब और यूएस के बीच में आज के डेट में न्यूक्लियर डील साइन होने वाला है। इसका इम्पैक्ट ईरान के ऊपर क्या पड़ेगा, ये समझेंगे हम लोग। थर्ड पॉइंट रहेगा, हम लोग पढ़ेंगे पीएम श्री। क्या हुआ है, केरल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। क्यों? क्योंकि जो फंडिंग है इस स्कीम के अंदर वो मिला नहीं है। क्या प्रॉब्लम है उसे समझेंगे। इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंक्लूडेड है, उसे भी डिटेल मैनर में हम लोग आज समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये आर्टिकल बेसिकली डील कर रहा है कि पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद जो पाकिस्तान से लोग यहाँ इंडिया में रह रहे थे या फिर बांग्लादेश से, उन लोगों को वापस भेजा जा रहा है। तो इसी में कई लोगों के पास ना आधार कार्ड मिला। इसमें से एक पर्सन है जिसके पास वोटर आईडी मिलता है। वो बोलता है कि मैं 2008 में इंडिया में आके रहने लगा हूँ, उसके बाद मेरे को वोटर आईडी भी मिला, मैं जो इलेक्शंस होते हैं उसमें पार्टिसिपेट भी करता हूँ। ठीक है, तो ये केस निकल करके सामने आ रही है। अब बात करते हैं कि ये वोटर आईडी कैसे कोई भी पर्सन कैसे ले सकता है। तो आर्टिकल 326 ये पावर देता है हम लोगों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कि कोई भी इंडियन सिटीजन जिसकी एज 18 या उससे अबव है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे वो लोकसभा हो, स्टेट यूटी असेंबलीज हो। उसके अंदर अगर किसी पर्सन ने गलत तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया हो या फिर फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे करके वोटर आईडी लिया है तो डिसक्वालिफिकेशन का भी प्रोसीजर इंडिया में मेंशन है। ये आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 सेक्शन 16 में इसके बारे में जिक्र है। कौन पर्सन इसमें डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है वोट देने से या फिर वोटर आईडी से उसको ना दिया जाए? पहला पर्सन वो होगा जो कि जिसके पास इंडियन सिटीजनशिप ना हो, जो कि इंडिया का ना रहने वाला हो। ठीक है। दूसरी बात ये बोला जाता है कि कोर्ट ने डिक्लेयर कर रखा हो किसी पर्सन को वो साउंड माइंड वाला पर्सन नहीं है, मतलब मेंटली उतना स्टेबल नहीं है, उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तीसरा, वो पर्सन जो इलेक्शन के टाइम करप्ट प्रैक्टिसेस कर रहा हो, पैसे दे रहा हो, मैनिपुलेट कर रहा हो इलेक्शन को, मतलब कि इलेक्शन के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा हो, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब बात आती है कि वोटर आईडी कैसे हम आप ले सकते हैं। तो फॉर्म 6 आता है, इससे आपको फिल करना होता है। ये न्यू वोटर आईडी के लिए होता है। सपोज करो आप 18 साल के हो गए, इससे अबव हो गए हो, तब इसे फिल करना होता है। या फिर इलेक्शन होने वाला है और वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तब भी आपको ये फॉर्म 6 फिल करना होगा। ठीक। या फिर आप सपोज करो यूपी में रह रहे थे, आप शिफ्ट हो गए दिल्ली में। ठीक है, तो दिल्ली में कोई भी एरिया में शिफ्ट हो गए तो आपकी जो कंस्टिट्यूएंसी है वो चेंज हो गई है, तब फॉर्म 6 फिल करिए और अपनी नई नई जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पर आपको वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। अब डॉक्यूमेंट को के लिए क्या क्या चाहिए होता है? एक तो आपको प्रूफ चाहिए होता है, एज प्रूफ, कि हाँ 18 साल या उससे अबव के हो कि नहीं। तो बर्थ सर्टिफिकेट या फिर उसके बदले में इसमें से कोई भी चीज़ आप प्रोवाइड कर सकते हो। 10th क्लास का मार्कशीट दे दो, चलो ये भी नहीं है तो आधार कार्ड भी दे सकते हो आप। अब जहाँ पे रह रहे हो प्रूफ चाहिए रेसिडेंस का, तो इलेक्ट्रिक बिल दे दो आप। ये नहीं है रेंटल एग्रीमेंट, मतलब कहीं किराए पे रह रहे हो तो वहाँ पे किराएदार से कोई एग्रीमेंट साइन करा के दे सकते हो। ये भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं आधार कार्ड दे दो। ये भी नहीं है, कोई बात नहीं पासपोर्ट दे सकते हो, और उसके साथ आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक, ये देना होता है। अब आपने डॉक्यूमेंट तो सबमिट कर दी, फॉर्म 6 आपने हमें दे दिया। अब गवर्नमेंट कैसे वेरीफाई करता है? इसके लिए इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है, ERO। ये आपके जो क्लेम किया है आपने उसको वेरीफाई करता है। इसकी हेल्प के लिए बूथ लेवल ऑफिसर होता है, वो इनकी हेल्प करता है। ये बूथ लेवल ऑफिसर आपका जो फॉर्म होता है उसे कलेक्ट करता है और आपके डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है, ये दोनों मिल करके वेरीफाई करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपने गलत तरीके से फॉर्म 6 को फिल किया या फिर आप इंडिया के सिटीज़न नहीं हो बट आप वोटर आईडी के लिए अप्लाई कर दिया, आपको वोटर आईडी मिल भी जाता है और कल को पता चलता है कि ये फेक था, फॉल्स डॉक्यूमेंट आपने प्रोवाइड किया था, तो उस दौरान आपके साथ क्या हो सकता है? तो रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1950 के अंदर सेक्शन 31 इससे रिलेटेड डील करता है। वो बोलता है कि 1 साल की सजा हो सकती है या फिर कुछ आपके ऊपर फाइन लग सकता है, या फिर ये दोनों आपको मिल सकता है, मतलब जेल भी जाओगे और कुछ फाइन भी देना होगा। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल था। बट
पिछले कुछ टाइम से प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है एरो नेट। ये प्लेटफॉर्म इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया कि कई बार देखा जा रहा था कि फेक वोटर आईडी बन रहा है, तो वोटर आईडी नंबर होता है ना उस पर, तो वो नंबर को आप इस प्लेटफॉर्म पे वेरीफाई कर सकते हो। प्लस 2 लोग हैं, 2 लोगों का सेम वोटर आईडी नंबर है, तब भी आप इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये याद रखिए एरोनेट, ये किससे रिलेटेड है, वोटर आईडी नंबर वेरीफाई करने के लिए इसे यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, ये आर्टिकल बेसिकली डील कर रहा है कि सऊदी अरब आज की डेट में सिविल न्यूक्लियर डील चाहता है यूएस के साथ। रीज़न क्या है, हमें आपको सबको पता है कि जो सऊदी है वो लार्ज अमाउंट में ऑयल एक्सपोर्ट करता है, बट साथ ही साथ लार्ज अमाउंट में भी ये ऑयल को कंज्यूम भी करता है। क्यों? क्योंकि जो इनकी एनर्जी नीड है वो यहाँ से फुलफिल हो रही है। 2023 की एक रिपोर्ट है, उसमें बताया जा रहा है जो सऊदी अरब की इलेक्ट्रिसिटी है 32% ये इलेक्ट्रिसिटी अपनी जनरेट करता है ऑयल की हेल्प से, और 68 जो रिमेनिंग परसेंटेज है ये गैस की हेल्प से जनरेट कर रहा है। और इन लोगों ने एक गोल सेट कर रखा है कि 2030 आते आते ये जो अपनी इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं तो उसमें न्यूक्लियर एनर्जी एक की रोल प्ले कर सकता है। और साथ ही साथ जो कार्बन प्रोडक्शन होता है इसके कारण, ऑयल और गैस के कारण, ये भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब डील की बात की जा रही है। और जब वर्ल्ड कप चल रहा था, सॉकर वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप, तो उस समय इन लोगों ने लार्ज अमाउंट पे वाटर प्योरीफिकेशन और एसी प्योरीफिकेशन रिलेटेड, एसी जनरेट करने के लिए लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया, बट आज भी इसके लिए ये लोग लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, वाटर प्योरीफाई करने के या फिर अपने एरिया को ठंडा रखने के लिए एसी का यूज़। ठीक है, तो इसलिए इनको न्यूक्लियर एनर्जी की ज़रूरत है। अब ये सब तो हो गए इनकी डोमेस्टिक यूज़ के लिए। ईरान आज की डेट में न्यूक्लियर वेपन बनाने की राह पे है, तो सऊदी ने बोला अगर आपने डेवलप कर लिया न्यूक्लियर वेपन तो हम भी सेम पाथ पे चले गए, सेम राह पे चले गए और हम भी एक न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लेंगे। क्यों? क्योंकि देखो सिया सुन्नी वाले प्रॉब्लम है इस एरिया में। तो जैन में क्या होता है, सऊदी निकल करके आता है और बोलते हैं कि हमने यूरेनियम, उसको U235 से इंडिकेट करते हैं, सिंबल है, इसका इनरिचमेंट हमने स्टार्ट कर दिया है। मतलब इनरिचमेंट मतलब होता है कि देखो नेचुरली 0.7% अवेलेबल होता है। इनरिच का मतलब होता है ये परसेंटेज को इंक्रीज़ करना। अगर इसे इंक्रीज़ करके 3 से लेके 5% तक लेके आ जाते हो आप, ठीक है, 3 to 5% तक लेके आ जाते हो, तो ये न्यूक्लियर पावर्ड प्लांट में यूज़ होता है। इसी परसेंटेज को इनरिचमेंट, यूरेनियम इनरिचमेंट और एक्सट्रीम लेवल पे ले जाओगे, 90% से अबव ले गए आप, तो आप न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिक सा था। अब सऊदी अरब इस डील के साथ क्या चाहता है, जो यूएस के साथ डील कर रहा है, तो सऊदी अरब क्या क्या चाह रहा है इन डील में। तो रियाद सऊदी का कैपिटल है, ये चाह रहा है कि जो यूरेनियम इनरिचमेंट है ये हमारे सॉइल पे हो, मतलब हमारी ज़मीन पे ये इनरिचमेंट प्रोग्राम हो, ना कि अमेरिका किसी और एरिया पे करा रहा है, वहाँ से ही ये लोग इनरिच करके यूरेनियम हमारे पास भेज रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा, हमारी अपनी धरती पे ये इनरिचमेंट प्रोग्राम चलना चाहिए। अब यूएस के लिए ये डर है कि कहीं कल को ये लोगों को हम लोग टेक्नोलॉजी शेयर कर देते हैं और इसकी हेल्प से ये लोग वेपन का यूज़ करने लगे, तो इनको कौन रोकेगा। ठीक है, तो माना जा रहा है कि ब्लैक बॉक्स यूएस कंट्रोल सिस्टम यूज़ किया जा सकता है। ब्लैक बॉक्स यूरेनियम, अब ये ब्लैक बॉक्स यूएस कंट्रोल सिस्टम होता क्या, पहले ये समझते हैं। चलो आपने बोला कि आपके सॉइल पे होना चाहिए, सऊदी अरब की धरती पे होगा, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे एक फैसिलिटी बनाई जाएगी। ठीक है, इसे कंट्रोल, सिक्योरिटी सब कौन देखेगा, अमेरिका, यूएस के अंदर होगा। इसके अंदर सऊदी का कोई भी कंट्रोल या फिर कोई भी प्रेजेंस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी इनरिचमेंट होगा ये टेक्नोलॉजी शेयर नहीं की जाएगी, यूएस के ही साइंटिस्ट लोग इसमें इनरिचमेंट करेगा और ये इस टेक्नोलॉजी को ये लोग बाद में आगे फर्दर अगर उनको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए तो उसके लिए वो लोग देंगे उस अमाउंट में जितना इनरिच करना चाहिए, 3 to 5% यूरेनियम, इतने परसेंट इनरिच करके यूरेनियम को ये लोग दे दिया करेंगे। तो सऊदी बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम पे मे बी ब्लैक बॉक्स यूएस कंट्रोल सिस्टम का यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि सऊदी एकदम अड़ा हुआ है कि इसी की धरती पे ये इनरिचमेंट प्रोग्राम होना चाहिए। अब इतने सारी इनकी कंडीशंस हैं, ठीक है, यूएस को सेफ्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। क्यों? क्योंकि कल को गलत हाथों में भी जा सकता है, फिर भी ये डील चाह रहा है यूएस। क्यों? क्योंकि ट्रम्प आ चुके हैं आज के डेट में और ट्रम्प को चाहिए प्रॉफिट। ठीक है,
तो वो अगर ये डील साइन हो जाती है तो पावर प्लांट बिल्ड करने के लिए या फिर टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए इनको चाहिए होगा यूएस कंपनीज़ का हेल्प, और इससे यूएस कंपनीज़ काफ़ी सारा पैसा अर्न कर सकती है, काफ़ी प्रॉफिट में जा सकती है। और मिडल ईस्ट में एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर सऊदी को यूएस देखता है हमेशा से, बट सऊदी का पिछले कुछ सालों में रसिया की तरफ भी झुकाव रहा है। इस डील से यूएस अपनी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप सऊदी की तरफ कर सकता है, और साथ ही साथ जो मिडल ईस्ट में प्रेजेंस है उसको और भी स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो इसलिए ये यूएस भी चाह रहा है इस डील को, और सऊदी भी इस डील को करना चाह रहा है। ये पूरा ये आर्टिकल था। ये आर्टिकल बेसिकली डील कर रहा है पीएम श्री, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। केरल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को हाई सुप्रीम कोर्ट लेके जाएगा। क्यों? देखो, स्टोरी शुरू होती है आपकी यूनियन बजट, मतलब बैकग्राउंड में आपका क्लियर करता हूँ, फिर आपको ये पूरी ये आर्टिकल समझ में आएगा। यूनियन बजट 2018-19 में ये बोला जाता है कि जो स्कूल है प्री प्राइमरी से लेकर के जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, इन सब के लिए बहुत सारे डिफरेंट स्कीम्स थे। मेजर 3 स्कीम्स थे: सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और एक हुआ करता था टीचर एजुकेशन। बोला गया कि इन तीनों को कंबाइन किया जाता है, ठीक है, बना दिया जाएगा समग्र शिक्षा अभियान। एक स्कीम होगा सिर्फ और सिर्फ, ठीक। और इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ने बताया कि जो फंडिंग होगी वो 40-60 के रेशियो में होगी, मतलब 40% जो फंडिंग होगा वो स्टेट गवर्नमेंट पे करेगा, और जो बाकी का 60% है ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी। यहाँ तक सब बढ़िया चल रहा था। फिर आता है प्रधानमंत्री पीएम श्री, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। यह आता है आपका 2022 में, ठीक है। इस स्कीम को लॉन्च किया जाता है किस मिनिस्ट्री द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑब्वियस सी बात है, ठीक। तो इसमें बोला गया कि हम 50,000 स्कूल को मॉडर्न स्कूल की तरह डेवलप करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए इसी के अंदर ये जो समग्र शिक्षा अभियान है इसकी फंडिंग की जाएगी। ये सब चीज़ इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। तो इसके लिए MOU साइन करना था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये जो स्टेट में लागू होगा उन सबको ये साइन करना था। केरल और कुछ और स्टेट्स ने इसे मना कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर था NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 था। इन स्टेट्स में ये प्रॉब्लम है कि यहाँ इसमें बात की गई है 3 लैंग्वेज फार्मूला के बारे में, ठीक है, जो कि इन लोगों को मंजूर नहीं है। अब ये 3 लैंग्वेज फार्मूला बात क्या करता है कि एक लैंग्वेज आप इंग्लिश रख लो, एक आप कोई रीजनल लैंग्वेज रख लो, ठीक है, जैसे तमिल रख लो, और एक कोई भी इंडियन लैंग्वेज होना चाहिए, मतलब आपके रीजनल लैंग्वेज को छोड़ के कोई भी इंडियन लैंग्वेज आप रख सकते हो। तो ये स्टेट बोल रहे हैं कि चलो इंग्लिश और हमारा रीजनल लैंग्वेज तक तो सही है, बट ये तीसरा जो लैंग्वेज की बात की जा रही है, कोई भी इंडियन लैंग्वेज, ये हम लोग अपनाएंगे नहीं। ये प्रॉब्लम थी। तो इन स्टेट्स ने ये पीएम श्री MOU को साइन नहीं किया, तो इसके अंतर्गत जो फंडिंग मिलने वाली थी ये 60% ये नहीं दी गई। तो केरल गवर्नमेंट बोलती है देखो हमने अप्रॉक्स 40,000 क्लासेस को मॉडर्नाइज किया है, हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है, ठीक है, तो हम लोगों को फंडिंग देनी बनती है, आपको फंडिंग देनी होगी, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा खर्च किया है इस स्कीम के अंदर। भले ही हमने MOU साइन नहीं किया था, वो सेकेंडरी चीज़ है, बट इस स्कीम में जो कहा गया उन सबको फुलफ़िल किया, बस ये NEP हमने लागू नहीं किया अपने स्टेट में। इसको लेकर के जो पैसे रोके गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, तो केरल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। तो ये पूरी स्टोरी थी।